Anji class. So welcome you all in 12th lecture of chapter gravitation class 11. Till now in last lecture we discussed about variation in G with respect to latitude, and previously we discussed about variation in G with height and depth and all. तो आज हम एक नया और आसान सा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो नाम से ही समझ आ गया होगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या। सपोज बेटा कि यहाँ पर मेरे पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा है, एंड इनसाइड दिस रीजन ऑफ m मास, ये देखो, in the region of this m mass another body of mass m, small m, ठीक है ना। अगर ये m मास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ इस रीजन के अंदर रखा है, then it will attracted towards the capital M, और ये कह सकते हैं कि ये अंदर रखा है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बट अभी यहाँ पर रखा है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ये जो दायरा है, ये जो एरिया है इस m मास वाले ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में, जहां पर ये किसी दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट, दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कैसे डिफाइन करोगे? द एरिया अराउंड अ मैसिव बॉडी, in that particular area that mass can attract another massive body, दूसरी मैसिव बॉडी के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां तक एक मैसिव ऑब्जेक्ट का फोर्स दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट पर देखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस एरिया को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, ठीक है ना। सो द एरिया अराउंड massive body up to which the gravitational force can be experienced or can be found due to that mass on another massive body, उसकी वजह से किसी दूसरे मास, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मास पर जो वो दायरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? सिर्फ आप इस साधारण शब्दों में कह सकते हैं जहां पर उसकी दादागिरी देखी जा सके। अब यहाँ पे दादागिरी क्या है भाई? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स देखा जाए, ठीक है ना। सो द प्लेस और द एरिया अराउंड अ मैसिव बॉडी, जहां तक वो किसी दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा मास पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो जिस एरिया में, वहां जिस एरिया तक वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। सो एरिया अराउंड अप टू विच, एरिया अराउंड अ बॉडी ऑफ मास m up to which it can apply gravitational force. It can apply gravitational force on another body, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर। That is known as your gravitational field. उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ? पॉइंट मास, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा हूँ? पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या होगा? एक ऐसा मास जो कि बहुत छोटा हो, ठीक है ना, विच इज इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है ना, जो कि बहुत छोटा हो। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप उसको टेस्ट मास भी लिखा हुआ मिलेगा, टेस्ट मास। क्या होगा? टेस्ट मास। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कोई मास नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए ये इमेजिनेशन है। क्या बता रहा हूं मैं आपको? पहले मैंने क्या बताया? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? एक एरिया अराउंड अ बॉडी, around a massive body up to which it can apply gravitational force on another body। और बेसिकली वो किस पर हम बात, किस पर डिस्कस करेंगे? पॉइंट मास पर हम बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? पॉइंट मास या टेस्ट मास पे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट मास और टेस्ट मास।
पहला पॉइंट क्या है पॉइंट मास या टेस्ट मास का, कि वो बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है ना। जनरली इसको आप m नोट से लिखा हुआ देखोगे, ठीक है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, इसका मास इतना कम होता है कि मास कम होने की, आपको पता है कि बेटा मास कम हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मास इतना कम होता है कि हम ये मानते हैं कि इट कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अनदर बॉडी बट इट कैन नॉट अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अनदर बॉडी। ये एक अजम्पशन है, मैं क्लियर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन है। अब आप कहोगे कि सर ये आपके पास एक बॉडी थी m मास की और ये हमारा टेस्ट मास था, तो न्यूटन था वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ से ये जितना इस पर फोर्स लगाएगा उतना ये इस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। पर मैं सिर्फ ये एक अजम्पशन ले रहा हूँ यहाँ पर, नॉट मी, ये थ्योरी जिन्होंने बताई न्यूटन्स ने, उन्होंने ये अजम्पशन लिया कि एक टेस्ट मास है, ठीक है ना, एक ये टेस्ट मास है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ताकि उससे फायदा क्या होगा, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये बॉडी किसी भी बॉडी पर कितना फोर्स लगा रही है। क्योंकि देखो आपने सुना है या आप ये डेली लाइफ में यूज करते हो कि 1 डजन या 1 डजन, चलो 1 डजन बनाना की कॉस्ट अगर 50 रुपीज है तो 10 डजन की कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, 500 हो जाएगी। तो सिमिलरली बार्गेनिंग नहीं करनी है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बेटा कि अगर ये m मास वाला ऑब्जेक्ट इस टेस्ट मास पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और डिस्टेंस उतनी ही रखी है, अब यहाँ पर हमने m मास रख दिया, m नोट की जगह क्या रख दिया, m रख दिया, और जो इसका क्या है 10 टाइम्स मल्टीपल है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 10 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक टेस्ट मास को इमेजिन कर लिया, क्या ये तो इनफाइनाइटली स्मॉल होगा और इट कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू एनी अदर बॉडी बट इट कैन नॉट अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक अजम्पशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अजम्पशन है, ताकि इस तरह की कैलकुलेशन हम थोड़ी इजीली कर सके, ठीक है ना। विच कैन, आप लिख सकते हैं विच कैन एक्सपीरियंस gravitational force due to another body, किसी दूसरी बॉडी की वजह से, ड्यू टू अनदर बॉडी ऑफ मास m, ठीक है ना, ड्यू टू अनदर बॉडी ऑफ मास m, ठीक है ना। तो किसी भी दूसरी बॉडी की वजह से ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर सकती है, ठीक है ना, और हमेशा यही अट्रैक्ट होगी, यही अट्रैक्ट होगी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट मास, ठीक है ना, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सोर्स मास। तो यहाँ से सोर्स मास भी अब आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा बेटा, पॉइंट मास वो जिस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सोर्स मास वो, सोर्स मास क्या, जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। सोर्स मास विच इज अप्लाइंग फोर्स ऑन पॉइंट मास विच इज एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सोर्स मास, ठीक है ना। तो ये फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, ताकि हम चेक कर सके कि ये कितना पॉइंट मास पर, कितना किसी छोटे से मास पर कितना फोर्स लगाता है। यूनिट मास, इसको यूनिट मास भी कहीं कहीं आप पढ़ सकते हो, यूनिट मास, बिल्कुल, ठीक है ना भाई, यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही, वही यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा कि 1 डजन की फोर्स कितनी है तो 10 डजन की कितनी हो जाएगी, वही यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो पॉइंट मास भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक में, टेस्ट मास भी मिल सकता है और यूनिट मास भी मिल सकता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, जिस पर फोर्स, जो कि फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो मैंने पहले क्या बताया आपको, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वो एरिया जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी का देखा जा सकता है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, ड्यू टू देयर मासेस, डेफिनेटली, ठीक है ना। सोर्स मास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, पॉइंट मास, टेस्ट मास, यूनिट मास, कुछ भी आप बोलिए, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्चुअली क्या है बेटा कि ये जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो एकदम डिट्टो सेम है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 to 80% सेम है। तो हो सकता है कभी कभी मेरे से ये गलती से स्पेल हो जाए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दूं या ग्रेविटेशनल फील्ड
की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो वो वहां पर क्या होगा, आप ये 12th में पढ़ोगे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। यहाँ पर मास की वजह से फोर्स लग रहा है, वहां पर चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को बड़ा इजीली कर लीजिए, बड़ा अच्छे से कर लीजिए, ताकि 12th का जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो आपकी साथ साथ हो जाए। बहुत ही कॉमन से कॉन्सेप्ट है, इसलिए कभी कभी मेरे से भी ऐसा होगा कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं क्लियर कर दूंगा, फिर भी अगर नहीं कर पाऊं तो आप याद रखिए इस बात को। ठीक है। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमें पता लग गया कि जहां तक वो फोर्स लगा सकता है। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं पहले, फिर आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये मेरे पास m मास वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने टेस्ट मास रखा m नोट एट पॉइंट ए। थोड़ा सा फील कराता हूँ पहले आपको, उसके बाद इसकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी, यहाँ पर भी वही आपका टेस्ट मास रखा है जिसकी वैल्यू है m नोट। ठीक है। अब जरा बेटा ध्यान से देखना कि ये वाली डिस्टेंस r1 है। ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस r2 है। तो डेफिनेटली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अगर याद है तो क्या था बेटा, Gm नोट बाय r1 स्क्वायर, या फिर ये f1 ये f2 ले लेता हूं मैं। ठीक है। Gm नोट बाय r2 स्क्वायर, ऐसा होगा बेटा। ठीक है ना। तो अब जरा देखो, अब यहाँ पर r2 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये r1 छोटा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, r1 छोटा है तो ये बड़ा, और ये बड़ा है तो ये छोटा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में ए और बी दोनों पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है ना। पर यहाँ पर जो r1 बड़ा है उसकी वजह से f1 क्या हो गया, कम। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा ए पॉइंट पर वो क्या लगेगा, कम, और बी पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, कहां पर ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है ना। समझ रहे हो इस बात को कि एक कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है ना। या किसी भी पॉइंट पर कितना इफेक्ट है उस ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसको समझने के लिए हमने एक टर्म बनाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। अब समझ आ गया होगा स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है इस m मास का, और किसी भी पॉइंट के ऊपर वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना अफेक्टिव है, हाउ मच इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना। अपने फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पॉइंट पर कितना ज्यादा इफेक्टिव है या कितना कम इफेक्टिव है, इस चीज को समझने के लिए हमने जो टर्म बनाई है इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोला है। इसको आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना। किसी किसी बुक में आई मिलेगा या किसी किसी बुक में आपको ई भी मिलेगा, दोनों हो सकते हैं इसके नोटेशन। ठीक है ना। एक चीज आपको दिख गई होगी अब यहाँ पर, यस, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से समझ लो। क्या कि ये जो हमारा रेड बाउंड्री है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस m नोट वाले मास पर जो कि ए पॉइंट पर रखा है इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो बी पॉइंट पर m नोट मास रखा है इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पर इफेक्टिव कहां पर ज्यादा है, कहां पर ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब कौन सा तुरंत प्रभाव से अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो कौन सा ज्यादा लगाएगा, बी पॉइंट पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई, कम। तो इस चीज को समझने के लिए कि कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां पर ज्यादा इफेक्टिव है, तो उसके लिए क्या, कैसे कौन सा टर्म यूज किया हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको आई से भी डिनोट कर सकते हो आप और ई से भी कर सकते हो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। एक बार इसको नोट करो। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलो मैं अब इसके फॉर्मूले पर आता हूँ। फॉर्मूला क्या है,
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास होगा। क्या होगा बेटा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। मुझे लगता है आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, मैं बताता हूँ अभी आपको, देखते जाओ। ठीक है, चलो देखो, तो ये हो जाएगा बेटा Gm बाय आर स्क्वायर। मान लेते हैं जनरली कोई मैं ले लेता हूँ कि जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर डिस्टेंस कितनी है, आर है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एम नोट डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय 1। तो अब इसका रजनीकांत कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय एम नोट, और एम नोट से एम नोट मर गया, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना आपका Gmr स्क्वायर आई वेक्टर। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होगी, यानी जो डायरेक्शन आपकी फोर्स की है वही डायरेक्शन आपकी इंटेंसिटी की है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, या इसको ऐसा भी कह सकते हो टुवर्ड्स द सोर्स मास, टुवर्ड्स द सोर्स मास, सोर्स मास की तरफ, जो आपका सोर्स मास है उसकी तरफ भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप ले सकते हैं। दोनों ही आपकी ठीक है। यहाँ पर किसी किसी बुक में आपको ये नेगेटिव साइन भी मिलेगा, किसी किसी बुक की बात कर रहा हूं मैं। नेगेटिव साइन का भी मीनिंग ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सोर्स मास है। इस नेगेटिव का मीनिंग ही ये है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स मास। ठीक है ना, यहाँ पर आप आर कैप भी लिख सकते हैं, जो कि आर कैप, क्योंकि वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। वेक्टर को कैसे लिखते हैं भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉडुलस और ए कैप। तो ये आई वेक्टर लिखना है हमें, तो ये क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड पार्ट, और ये क्या हो गई उसकी डायरेक्शन। और ये आर कैप डायरेक्शन कहाँ बता रही है, टुवर्ड्स द सोर्स मास, सोर्स मास की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये जो एम नॉट मास है ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, तो यही तो जाएगा सोर्स मास की तरफ। ठीक है, समझ आएगा। तो ये है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है व्हिच कैन बी डिनोटेड विद वेक्टर आई और विद वेक्टर ई, जो आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो आप। जनरली फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास। अब देखो यहाँ से एक और फील आपको आ गया होगा कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास है ये। फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास मतलब यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना भाई, टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका क्या मीनिंग है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय सोर्स मास ऑन अ टेस्ट मास। ठीक है ना, कितना फोर्स लगा रहा है कौन, सोर्स मास, किसके ऊपर, टेस्ट मास के ऊपर। ठीक है ना, तो यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। टेस्ट मास पे कितना फोर्स लग रहा है हमें पता लग गया, तो किसी भी मास के ऊपर निकालना हो तो निकाल लेंगे। अब टेस्ट मास के ऊपर इतना लगा है Gmn/r² इनटू क्या कर दो, गिवन मास कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, हो जाएगा। ठीक है ना, कोई आप ये कह सकते हो कि सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही बन गया फिर से, क्यों, देखो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूं, मैं एक बार ये लाइन इरेज कर देता हूं। देखो अब मैंने इसको लिखा -Gmm/r² और ये r कैप। ठीक है ना, तो ये किसके बराबर आ गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स के वापस वही बराबर। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे भी दो बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस ये है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बिल्कुल, तो ये चीज क्रॉस चेक भी हो गई कि हम जो इंटेंसिटी निकाल रहे थे वो ठीक निकाल रहे थे। ठीक है ना, तो अब इंटेंसिटी का बेनिफिट ये है कि यूनिटी से कैलकुलेशन हो जाती है, और यूनिटी वाली कैलकुलेशन हमारे लिए ज्यादा इजी रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट ना जाके इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो देखो मैं अब इसकी यूनिट्स के बारे में बताता हूँ आपको, करो इसको इरेज। चलिए देखिए, तो हमने फॉर्मूला बनाया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला बनाया, इंटेंसिटी इज इक्वल टू Gm माइनस, मर्जी है आपकी लिखना चाहो, माइनस का मीनिंग यही है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स मास बाय r² इनटू r कैप। ठीक है जी, ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखो जरा एक चीज यहाँ से क्लियर होगी
कि इफ आर इंक्रीजेस, ठीक है ना, अगर आर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंटेंसिटी विल डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा। तो अगर ऐसा हो, इफ आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, if r is equal to infinite then intensity is equal to 0, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि समथिंग बाय इनफाइनाइट और फिर उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि ये मान लीजिए कोई मेरा सोर्स मास है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये किसी ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा 0 लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया अबाउट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट बेटा देखो क्या फॉर्मूला बनाया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, ये फॉर्मूला बनाया था। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और मास की यूनिट क्या होती है केजी। तो एक यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन पर केजी, ठीक है। एक और यूनिट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यूटन के यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है केजी, तो ये केजी से केजी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बना बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। अरे अरे ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, ये तो एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये किसकी यूनिट है एक्सेलरेशन की। इट मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ गया। अब आप कहोगे ये तो सर आपने नाइंसाफी कर दी, यहाँ तो एक्सेलरेशन कह रहे थे, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हो, ये तो गलत बात है। तो कैसे इसको ट्रू कर देते हैं, ये देखो कि अगर ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, अगर हमारी ये वाली डिस्टेंस r है, ये अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई, देखो जैसे इफ दिस r इज इक्वल टू r, ये r क्या है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, तो ठीक है ना, तो ठीक है। इंटेंसिटी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब तो ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या बना बेटा I इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस मास ऑफ अर्थ को, ये r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ को। तो इंटेंसिटी कहाँ होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वाली बात होगी, ठीक है ना। तो देखो यूनिट क्या है फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, तो यहाँ से यूनिट बनी न्यूटन पर केजी। अब न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, ये बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से पता लगा ये तो एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस r को रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्लेस कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया ये g, आपको याद है ना जब हमने शुरू में किया था g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, ऐसा किया था, ठीक है ना। तो ये वही आ गया, तो ये किसके बराबर होता है g के। इट मींस इंटेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया g हो गया, उसके इक्विवेलेंट आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात मैंने और बताई आपकी, अगर r बढ़ता है तो इंटेंसिटी कम होती है, और अगर r इनफाइनाइट हो जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, ठीक है जी। सो एक बार इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट छोटी छोटी बातें करके इसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए कर लिया, चलो देखो नेक्स्ट है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या पढ़ा था आपने कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सम करना होता था हमें गिवन टर्म्स का, उनको वन बाय वन ऐड करना होता था, ठीक है ना। तो सपोज बेटा मेरे पास ये मान लेते हैं एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ पर m नॉट मास रखा है, टेस्ट मास रखा है, यूनिट मास रखा है, पॉइंट मास रखा है, जो मर्जी आप बोलिए, ठीक है ना। अब इसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पर रखा हुआ m1 मास फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर रखा m2 मास फोर्स लगा रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, m1 ग्रेविटेशनल फोर्स m नोट पे लगा रहा है, m2 ग्रेविटेशनल फोर्स m नोट पर लगा रहा है, m3 ग्रेविटेशनल फोर्स m नोट पर लगा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड्स द सोर्स मास, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड्स द सोर्स मास, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी टुवर्ड्स द सोर्स मास। तो यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, इसके लिए इंटेंसिटी I1, इसके लिए इंटेंसिटी I2, इसके लिए इंटेंसिटी I3। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये क्या है
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बन गया ना बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें गिवन टर्म्स को ऐड करना है। सिंपल सुपरपोजिशन का मीनिंग यही है, ठीक है ना, कि हमारे पास अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं और उसका नेट इफेक्ट निकालना है तो उनको ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या अलग अलग इंटेंसिटी दे रखी थी। इंटेंसिटी ये इसको मैं ले लेता हूँ 3, इसको ले लेता हूँ 1, क्योंकि वो फर्स्ट केस ये फर्स्ट मास के लिए, सेकंड मास के लिए और थर्ड मास के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटेंसिटी I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, किसके ऊपर, m नोट के ऊपर। कौन लगा रहा है, m1 m2 m3। तो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, किसके ऊपर, m नोट के ऊपर, ठीक है ना। किसकी वजह से, m1 m2 और m3 की वजह से, ठीक है ना। सो दिस इज नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने पहले भी कराया था आपको जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैं फिर एक लॉजिक दे दूंगा आपको, एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर बार बार आपको ये चीज करानी नहीं पड़ेगी और आपको भी ध्यान रहेगा, ठीक है। देखो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर मास m1 रखा है, यहाँ पर भी चलो m तीनों जगह मास सेम है, और ये है आपका O। इस O पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रखा है, m नोट मास रखा है। तो इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, नेट निकालनी है। तो क्या करोगे, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से, ठीक है ना। अब देखो इसकी वजह से टुवर्ड्स द सोर्स मास, इसकी वजह से टुवर्ड्स द सोर्स मास, इसकी वजह से टुवर्ड्स द सोर्स मास। अब मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या, कि अगर आपके पास कोई ये कह सकते हैं प्रॉपर ज्योमेट्री, मैं आपको वर्ड अगर दूं तो आप ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल, यस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ठीक है ना। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री मतलब आपके पास एक सर्कल हो सकता है, आपके पास एक स्क्वायर हो सकता है, या आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है। एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो और उसके कॉर्नर्स पे या उसके एंड्स पर, ठीक है ना, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इक्वल मास रखा हो, तो उसके सेंटर पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो 0 हो जाएगी। ये चीज मैं आपको पहले भी प्रूव करा चुका हूँ। इन दोनों का इफेक्ट कहाँ आता था, नीचे आता था, इतना ही ऊपर लगता था, एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल कर देते थे, जब सुपरपोजिशन का न्यूमेरिकल कराया था। तो अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है बेटा, तो उस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की वजह से सेंटर के ऊपर, उस ज्योमेट्री के सेंटर के ऊपर जो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ सिमेट्रिकल, और हाँ एक चीज और क्या, कि एवरी पॉइंट हैविंग सेम मास, हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, सेम मास, ये कंडीशन है। सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम मास होना चाहिए। तो सेंटर पे, कहां पर, सेंटर पे जो नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो 0 हो जाएगी। अगर ऐसा होता है यहाँ पे 2m होता तो फिर नेट 0 नहीं होता। या फिर अगर आप यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, अब इस पॉइंट की बजाय, सेंटर की बजाय आप यहाँ पर पूछ रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर नेट 0 नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, सेम मास का होना चाहिए, तो सेंटर के ऊपर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो 0 हो जाएगी। देखो जैसे मैं इस केस का आपके साथ डिस्कशन करूं, एक ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। देखो ये मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और मुझे इस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है। सेंटर पे पूछता तो हम कह देते 0। अब बेटा देखो यहाँ पर टुवर्ड्स द सोर्स मास, क्योंकि आप जहां पर पूछेगा वहां पर टेस्ट मास रखना है, सीधा सा फंडा है। जहां पर पूछेगा वहां पर टेस्ट मास रख दो, तो टेस्ट मास कहाँ जाएगा, सोर्स मास की तरफ। टेस्ट मास कहाँ जाएगा, सोर्स मास की तरफ। और आपको बोल दिया ये बीच में है, ये बीच में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब नेट कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकली आप काउंट कर लो, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये a है, ये a/2 है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा और ये हाइपोटेन्यूज,
यानी ये बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालो और सॉल्व कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक बार इसको नोट करो, ठीक है। चलो एक और टाइप का कराता हूँ आपको न्यूमेरिकल। कर लिया आपने या कराऊं? चलो देखो करा देता हूँ बेटा। ये a/2 है, ये a है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a² इज इक्वल टू a²/4 प्लस x², ठीक है ना, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर a² माइनस a²/4 इज इक्वल टू x², तो ये हो जाएगा 3a²/4 इज इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3/2a इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो, ठीक है ना। तो देखो अभी हमें उधर, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Gm/x² या r² लिख दो आप इंटू r², ये फॉर्मूला होता है ना। तो Gm, तो बेटा m तो इसका क्या है, मास, ठीक है ना, किसका, सोर्स मास का। सोर्स मास का मास स्मॉल से लिखा है तो मैं स्मॉल से लिख देता हूँ। डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, √3/2 a का, और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो √3 फिर से वही यानी x² भी पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 3a², ठीक है ना, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन देखो। अगर मैं यहाँ पर इसको ग्राफ के अंदर डालूं, ये मैं बोल रहा हूँ x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। तो इस तरह से डायरेक्शन भी आपने बता दी। देखो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये कहाँ जा रहा है, सोर्स मास की तरफ। और सोर्स मास कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, अलोंग पॉइंट पॉजिटिव मास, सॉरी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। चलो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई थिंक काफी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच।